वेलकम टू माय चैनल रियल रिकाउंट। जो मेरे चैनल पर न्यू हो उन्हें बता दूं कि मैं इस चैनल पर फिल्मों को रिकाउंट करती हूं और साथ ही इस चैनल पर आपको बहुत से स्टार्स की बायोग्राफी भी मिल जाएंगी। जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और अपना मैसेज भी मुझे जरूर लिखें। आज बात करने वाली हूँ 1975 की फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गुलजार मौसम। सबसे पहले बात करूंगी डायरेक्टर गुलजार के बारे में, फिर सुनिए फिल्म की पूरी कहानी और अंत में बात करूंगी फिल्म के कुछ फैक्ट्स और गानों के बारे में। तो शुरुआत करती हूँ पहले टॉपिक से। मौसम एस क्रोनिंग द्वारा लिखी बुक द जूडस ट्री, इसी से प्रेरणा पाकर गुलजार ने ये कहानी लिखी और संवाद भी उन्होंने ही लिखा था। एक आदमी और एक वेश्या की कहानी जो भावनाओं से भरी थी। गुलजार इस फिल्म के लिए लीड रोल में संजीव कुमार और हीरोइन के लिए वो जया भादुड़ी को लेना चाहते थे। जया भादुड़ी ने फिल्म के लिए हाँ भी कहा था, पर संजीव कुमार ने जया भादुड़ी को फिल्म करने से मना कर दिया। वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे। जया भादुड़ी उस वक्त माँ बनने वाली थी, तो संजीव कुमार ने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, फिल्म की नायिका एक वेश्या का रोल प्ले कर रही है, ऐसे वक्त में तुम्हें ये रोल नहीं करना चाहिए। और जया जी ने भी संजीव कुमार की बात को बहुत सलीके से लिया, उन्हें भी यही ठीक लगा और फिल्म की हीरोइन शर्मिला टैगोर हो गई, जिन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया। फिल्म आंधी और मौसम करीबन एक ही साथ बन रही थी। आंधी पहले बनी और पहले रिलीज हुई और कंट्रोवर्सी में फंस गई। उसी साल के अंत मौसम फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज भी। गुलजार के इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेताब हो गए। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गाने से। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। एक कार जो दार्जिलिंग की तरफ बढ़ती है। डॉक्टर अमरनाथ है उस कार में, जो बहुत धनी और एक सक्सेसफुल आदमी है और कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ आराम करने आए हैं। उनके लिए एक बंगला भी बुक किया गया है। डॉक्टर अमरनाथ 25 साल पहले भी दार्जिलिंग आए थे। अगली सुबह जल्दी उठकर वो वहीं पास की चाय की दुकान पर चाय पीने रुकते हैं। वो इस बात से हैरान है कि ये जगह कितनी बदल गई है। जब वो 25 साल पहले आए थे तो न इतनी मोटरें थी न इतने मकान। वो कहते हैं कि यहाँ एक वैद का घर था। चाय वाला कहता है नहीं तो ऐसा नहीं था। वहीं बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है हाँ साहब, आप शायद थापा वैद के बारे में बात कर रहे हैं। अमरनाथ कहता है हाँ वही, अब कहाँ है? वो आदमी कहता है हुसे तो मरे जमाने हो गए। अमरनाथ पूछता है क्यों, क्या हुआ था उन्हें? वो कहता है चिंता ने उन्हें मार दिया। उनकी एक बेटी थी जो शादी नहीं करना चाहती थी, कहती थी कोई डॉक्टर उसे लेने आएगा। बिरादरी में बदनाम हो गई थी। इसी चिंता में थापा ने बिस्तर पकड़ ली। मरने से पहले उसने बेटी को एक लंगड़े से ब्याह दिया। नीचे नील घाटी में रहती थी। 1 साल बाद पिता के मरने पर जब लौटी तो गोद में एक बेटी थी। कोई कहता था पति ने छोड़ दिया और कोई कहता था पति मर गया। अमरनाथ ये सुनकर बहुत दुखी होता है। अगले सुबह वो नील घाटी उसे ढूंढने जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी करने अमरनाथ इसी जगह आए थे जब उनका पैर फिसल गया था और मोच आ गई थी। सामने से गुजरती चंपा उसे अपने बाबा के पास ले जाती है जो एक वैद्य है और इसी बीच चंदा और अमरनाथ में प्यार हो जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। चंदा को वो उसी चरखा बनाने वाले कारखाने में ढूंढने जाता है जहाँ वहाँ का मुनीम जी बताता है कि हाँ चंदा यही काम किया करती थी। शादी के 1 साल बाद ही पति मर गया था। 2-4 साल काम करती रही, फिर उन्हीं दिनों कहीं चली गई, शायद धौलपुर गई होगी। गिर चंदा की तलाश में धौलपुर जाता है। उसे यकीन है कि चंदा मरी नहीं है। धौलपुर में एक जड़ी बूटी बनाने वाला बताता है हाँ वो मेरे पास ही काम करती थी। बड़े दुख सहे उसने। उसका देवर बहुत बदमाश था, सारी कमाई ले जाता था। विरोध करने पर कहता था बेटी को उठाकर ले जाएगा, पर चंदा तो उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो कहता है धौलपुर से तो वो सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुई थी। गिल सिलीगुड़ी का पता लेकर वहां पहुंचता है जहां जो औरत उस घर में रह रही होती है। वो कहती है हाँ चंदा वो तो पागल थी और कुछ नहीं जानती, बाकी तुम्हें माली बता पाएगा। जब गिल माली के पास पहुंचता है तो माली कहता है साहब चंदा तो नहीं रही। ये सुनकर गिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है उसकी बेटी कजरी शहर गई हुई थी जहाँ उसकी नौकरी हो गई थी। माँ को पैसे भी भेजा करती थी पर कभी मिलने नहीं आई। जब पता चला कि माँ नहीं रही तो पैसे आना भी बंद हो गए। उसके बाद नहीं मालूम। माली बताता है कि कैसे चंदा कजरी के लिए जहेज इकट्ठा किया करती थी। ये सब कुछ सुनकर अमरनाथ फूट कर रोने लगता है। अब तक फिल्म में
जहां अमरनाथ सिर्फ अपनी प्रेमिका के बारे में जानना चाहता था, जहां वो अब तक ये सोचता था कि चंदा कब का जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी, जिसकी उसने कभी खबर भी नहीं ली। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके ना आने की सजा किसी ने इस कदर जिंदगी में काटी है। और फिल्म में धीरे धीरे वो खुद को कैसे अपराधी मानने लगता है। माली चंदा का इकट्ठा किया हुआ सामान उसे देता है, जिसमें एक हाथी दांत का हार है, जिसे देखकर कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। ये हार उसने ही तो चंदा को दिया था, ये वादा करके कि वो उसका हाथ आज ही मांग लेगा। लेकिन चंदा के पिता कहते हैं, इतनी जल्दबाजी में शादी कैसे करूं, तुम लौट कर आओ, तब तक तुम्हारी अमानत मेरे पास है। आखिरी बार उसने चंदा को स्टेशन पर देखा, जहां वो उसे अलविदा कहने आई थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सिलीगुड़ी से लौटते हुए अमरनाथ एक दवाई की दुकान पर दवाई खरीदने रुकता है, जहां वो एक औरत को गंदी गालियां देते हुए सुनता है। पर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो औरत हूबहू चंदा की हम शक्ल है। वो दवाई वाले से पूछता है, ये कौन है? दुकानदार कहता है, जानते नहीं साहब। उसकी भाषा से समझ आता है कि वो एक धंधे वाली है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। वो घर तो लौटता है पर सो नहीं पाता है। वो वापस लौटता है उसी वेश्यालय जहाँ वो कजरी से मिलता है। वो कजरी को बेटी कहकर पुकारता है, जिससे कजरी नाराज हो जाती है। वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? कजरी गुस्से में कहती है, बेटी बेटी क्या करता है, माँ पागल थी, बाप लंगड़ा। कजरी के मुंह से ये बात सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि ये चंदा की ही बेटी है। कजरी उस पर झिल्लाती है, कहती है, बेटी बेटी मत करो, यहाँ मैं धंधा करती हूँ। अमरनाथ जानना चाहता है कि चंदा की बेटी इस कोठी तक पहुंची कैसे, पर वो जानता है कि अगर उसे कजरी से बात करना है तो उसे उसके ग्राहक बनकर उसे मिलना होगा। अगली रात वो वापस आता है, कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रहोगी, जिसकी कीमत मैं चुका दूंगा। कजरी तैयार हो जाती है। अमरनाथ कजरी को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है। अगली सुबह कजरी उठती है तो डॉक्टर कहता है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? ये कहकर वो उसे साड़ी लाकर देता है। उसे कहता है कि सिगरेट क्यों पीती हो? कजरी इन सब चीजों से झिल्लाती भी है, कहती है, बीवी की तरह मुझ पर हुक्म मत चलाओ। कजरी अब तक यही समझती है कि डॉक्टर ने उसे एक धंधे वाली समझकर लाया है। अमरनाथ के दोस्त और घर के नौकर सारे भी यही समझते हैं। कजरी ने देखा है कि लोग सिर्फ उनके शरीर की कीमत चुकाते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह क्यों नहीं रहती? कजरी कहती है, तुम पहले क्यों नहीं आए, तब शायद मैं ये सब नहीं करती। फिर कहती है, पर तुम्हारे लिए मेरी माँ ही ठीक होती, पर उसने तो 20 साल तक एक कमीने का इंतजार किया जो कभी आया ही नहीं। बातों बातों में वो कहती है कि वो कुंदन नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो कहता है, ढूंढना चाहती हो उसे? कजरी कहती है, मेरी जिंदगी के लिए तुम क्यों परेशान होते हो? वो डॉक्टर से पूछती हो, तुम आदमी तो अच्छे हो, शादी वादी नहीं की क्या? अमरनाथ कहता है, एक लड़की से प्यार करता था, डॉक्टर बनने के बाद वापस आकर उसी से शादी करने वाला था, पर एक दिन ऑपरेशन के दौरान एक आदमी की मौत हो गई और मुझे 3 साल की सजा। वो कहता है कि उसी शर्मिंदगी की वजह से उसे कभी खबर नहीं की, ना कभी शादी की। कजरी कहती है कि तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर से मुझे बहुत नफरत है, इतनी नफरत तो मुझे उस आदमी से भी नहीं जिसने मुझे यहाँ भेज दिया। अमरनाथ कजरी को लेकर धौलपुर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुंदन के पास ले जा रहा हूँ। कजरी कहती है, मुझे नहीं मिलना उससे। अमरनाथ कहता है कि हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कजरी कहती है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अमरनाथ कहता है, क्यों, तुम्हारी माँ ने इंतजार नहीं किया 20 साल? कजरी कहती है, तुम नहीं समझते हो, मैं अब उसके काबिल नहीं रही। अमरनाथ कहता है, हो सकता है उस डॉक्टर ने भी यही सोचा होगा और नहीं आया। अगर वो लौट आता तो क्या तुम्हारी माँ उसे माफ नहीं करती? अमरनाथ के कहने पर कजरी कुंदन से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुंदन ने शादी कर ली। अमरनाथ कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? कजरी कहती है, कौन नहीं चाहता अच्छी जिंदगी साहब, पर लोग अच्छा कहाँ रहने देते हैं। वो कहती है, मैं भी अच्छी लड़की थी, माँ पागल हो चुकी थी, पिता का भाई बेटी बेटी कहकर पुकारता था, पर उसने ही एक दिन मेरी इज्जत लूट ली। उसी दिन उठाकर शहर ले गया, अंधेरी कोठरी में बंद रखता था। जिस दिन उजाला देखा उस दिन बिक चुकी थी मैं गंगूबाई की कोठी पर। ये सुनकर अमरनाथ गुस्से में खिड़की का शीशा तोड़ देता है, कहता है, मैं कजरी के पास होता तो ऐसा नहीं होने देता। फिल्म जैसे जैसे बढ़ती है, अमरनाथ खुद को दोषी मानने लगता है। उसे इस बात की इतनी तकलीफ है कि वो वक्त पर क्यों नहीं लौटा। उसने कभी इस बात की सुध क्यों नहीं ली। वो क्यों समझता रहा कि सब कुछ ठीक ही होगा। अगर वो वक्त पर लौटता, एक बार सुध ली होती, तो आज कजरी की जिंदगी इस कदर बर्बाद ना हुई होती। अपने इस गिल्ट को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि वो कैसे भी कजरी की जिंदगी आज संवार दे। वहीं कजरी अपने लिए ये प्यार और सम्मान अमरनाथ की आंखों में पाकर समझती है कि अमरनाथ उसे प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करने लगती है।
धीरे धीरे वो अमरनाथ की हर बात मानने लगती है। कहती है तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही रहूंगी। उसे डर भी है कि ये सब कुछ कितने दिन, एक दिन तो तुम भी चले जाओगे। फिल्म में जहाँ अमरनाथ कजरी को बेटी की तरह देखता है, वहीं कजरी अमरनाथ को एक आदमी की तरह। उसे लगता है डॉक्टर ने उसे खरीदा है। घर का महाराज कहता है कि तुम क्यों साहब का नाम खराब करने आई हो। कजरी कहती है आई थी धंधे के लिए, पर जाने क्यों भूल गई। औरत बनने की चाहत कैसे जाग गई मुझ में। वो कहती है मैं चली जाऊंगी। अगली सुबह कजरी वापस पुराने कपड़े पहनती है, जिसे देखकर अमरनाथ नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम कभी वो नहीं बन सकती जो तुम्हारी माँ चाहती थी। कजरी वापस कोटे पहुंचती है। कजरी अपनी सहेली से कहती है मैं रास्ता भूल गई थी। मेरे अंदर एक औरत है, मैंने सोचा वो कब की मर गई, पर वो जीती है मेरे अंदर। तभी वहाँ उसका एक आशिक आ जाता है और अमरनाथ को भला बुरा कहने लगता है। गुस्से में कजरी उसे पीटने लगती है। तभी गंगूबाई आ जाती है और कहती है कि वो भला बुरा तो अमरनाथ को कह रहा था, तुम्हें क्यों गुस्सा आया। कजरी कहती है एक वही तो है जिसने मुझे औरत की तरह देखा, वेश्या की तरह नहीं। गंगू कहती है इस कोठे की सीढ़ी किसी घर के आंगन नहीं उतरती। मर्दों को इतना जिगर ही कहाँ कि वो हम जैसी को अपनाए। लाखों में किसी एक ने ये हिम्मत की है, तो तू जा अपना घर बसा। अगर तेरा घर बस गया तो मैं समझूंगी कि मैंने कोई पुण्य का काम किया। कजरी वापस जाती है। जहाँ अमरनाथ सोया है, कजरी उसे उसकी प्रेमिका बनकर मिलती है। इस पर अमरनाथ उसे एक थप्पड़ मारता है। कहता है इस शरीर के आगे तुम्हें कोई और रास्ता दिखता ही नहीं। अच्छा हुआ चंदा मर गई, वरना तू उसे मार देती। डॉक्टर के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर वो हैरान रह जाती है। अमरनाथ कहता है मैं कौन हूँ, यही पूछना चाहती हो ना। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसे अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो तुम। बोलो बोलो क्या बदला चाहिए तुम्हें। ये सुनकर कजरी दंग रह जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। फिल्म का एंड जहां अब अमरनाथ शहर छोड़कर जा रहा है, रास्ते में उसे कजरी मिलती है। कजरी के हाथों में अमरनाथ का फोटो है। वो कहती है यही हो ना तुम, 20 साल मेरी माँ को इंतजार कराया था। तुम ही हो ना जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी, जिसके लिए जिंदगी उजड़ गई थी उसकी। न वो बच सकी न मैं, जिसके लिए मैं भी बिक गई बाजार में। तुम ही दोषी हो ना, माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अमरनाथ कहता है हाँ बेटी, चंदा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर मेरी कजरी तो मुझे माफ कर सकती है ना। मैं तो दोषी हूँ, पापी हूँ, तभी तो बार बार आता था अपना पश्चाताप करने। मुझे माफ कर दो। वो कहता है मेरे साथ चलोगी। कजरी चुप रहती है। अमरनाथ कहता है पीछे मुड़ के देखने के लिए हम दोनों के पास कुछ नहीं है। यही फिल्म का एंड है। बेहद ही खूबसूरत फिल्म, एक औरत का इंतजार और एक आदमी का पश्चाताप। कभी कभी हमारी एक छोटी सी भूल कैसे किसी की जिंदगी बदल देती है और सजा किसी और को काटनी पड़ती है, और हमारे पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। आज और कल के बीच बुनती ये मौसम की कड़ी बड़ी ही खूबसूरत से गुलजार ने बीते मौसम और आज को पिक्चराइज किया है। फिल्म में एक आदमी का बीता पल, उसकी बीती कहानी और आज दोनों साथ साथ चलती है। उसका खोया प्यार और एक बहुत पहले की गई गलती को ठीक करने की ये कोशिश, ये सफर पर पूरी फिल्म है। शुरू में ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर सिर्फ एक पूछताछ कर रहा है जिसे बरसों पहले वो जानता था, जैसे वो ये मान बैठा है कि चंदा की अब तक शादी हो चुकी होगी और वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। पर जब उसे पता चलता है कि उसके ना लौटने की सजा इतनी बड़ी थी, तो वो अंदर तक टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो जो सोच कर नहीं लौटा वो उसकी कितनी बड़ी भूल थी। वो खुद को अपराधी महसूस करता है और अपने पश्चाताप को पूरा करने के लिए वो चंदा को ढूंढने लगता है। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की अदाकारी की बात ही कुछ और है। डॉक्टर अमरनाथ गिल के रोल में संजीव कुमार, जो अपराध बोध उनके चेहरे पर दिखता है, कहने की जरूरत नहीं कि इससे बेहतर कोई और नहीं निभा सकता था इस रोल को। यूं ही संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के स्टार नहीं थे। फिल्म के दौरान उनके चेहरे पर जो थकान, उनकी चाल में जो धीमी गति और उनके अंदर जो बेचैनी दिखती है, वो अपनी प्रेमिका से माफी नहीं मांग सकता। ये घुटन उनके अंदर दिखता है। शर्मिला की बात करूं तो माँ और बेटी की भूमिका में उनकी शानदार अभिनय है। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद हीरोइन का करीबन करियर खत्म हो जाता है, पर शर्मिला टैगोर ने शादी के बाद इस फिल्म को करके सबके आगे एक मिसाल कायम कर दी थी। शर्मिला टैगोर को उनकी एक्टिंग के लिए द सिल्वर लोटस अवार्ड दिया गया। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में भी इसे अवार्ड दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गुलजार को दिया गया था। गुलजार की कमाल की राइटिंग है। एक जगह कजरी कहती है इज्जतदार आदमी के साथ अपनी बहुत बेइज्जती होती है साहब। तो सचमुच सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि इज्जतदार कौन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुलजार के दोस्त कमलेश्वर ने गुलजार की फिल्म पर 2 उपन्यास लिखा। पहला आंधी, उस पर लिखे उपन्यास का नाम उन्होंने काली आंधी दी, और दूसरा
मौसम फिल्म पर और इस उपन्यास का नाम था आगामी अतीत। फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन ने दिया था और गाने गुलजार जी ने लिखे थे। गुलजार कहते हैं कि उनके मेमोरेबल सॉन्ग में एक गाना जो है वो है दिल ढूंढता है फुर्सत के रात और दिन। फिल्म में 5 गाने थे। दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात और दिन, इसका सैड वर्जन भूपेंद्र जी ने गाया था और इसका हैप्पी सॉन्ग लता जी और भूपेंद्र जी ने साथ में गाया था। दूसरा गाना छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी, इसे लता जी और मोहम्मद रफी ने गाया था। तीसरा मेरे इश्क में आशा जी ने गाया था और 5वां जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, जिसे लता जी ने गाया था। गुलजार की कमाल की राइटिंग। सुबह न आई कई बार नींद से जागे, थी एक रात की ये जिंदगी गुजार चले। कहने की जरूरत नहीं कि गुलजार से बेहतर राइटर कोई और हो ही नहीं सकता। बस दुख की बात ये थी कि फिल्म पूरा होने से पहले ही मदन मोहन इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने दी थी। अफसोस कि इस फिल्म के लिए मदन मोहन जी को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, जो मेरे ख्याल से यकीनन मदन मोहन जी का हक था, जो उस साल कभी कभी फिल्म के लिए खय्याम को दिया गया। गुलजार ने अपनी फिल्मों में अक्सर औरतों को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म की बात करूं तो कहानी कजरी की थी। हालांकि कहानी कहने का जरिया डॉक्टर अमरनाथ रहे हैं। अच्छी बात है कि जहां द जूडस ट्री का अंत डार्कन साइड था, वहीं मौसम का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। कहने की जरूरत नहीं कि फिल्म को क्यों देखें, मेरी फेवरेट फिल्मों में ये फिल्म भी शामिल है, तो फिल्म को एक बार जरूर देखें। फिर मिलूंगी किसी और फिल्म के रील को रिकॉर्ड करती हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना मैसेज भी जरूर लिखें। सुनते रहिए मेरे साथ रील रिकाउंट।